Good afternoon, students. Beta, now let's start the next unit of biology of 12th class. This is the last unit named ecology. ठीक है, इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, that is about organism and population. Organism and population. Got it? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इकोलॉजी. ओके, अच्छा ये बताइए इकोलॉजी में आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इकोलॉजी? इको मीन्स होता है बेटा एनवायरमेंट. इको मीन्स एनवायरमेंट एंड लॉजी मीन्स स्टडी. तो एनवायरमेंट की स्टडी नहीं, this is not about the study of the environment. Ecology is the branch of biology which deals with the study of interaction between the organism and interaction of the organism with their surrounding. कि एक organism अपने surrounding के environment के साथ में किस तरीके से interact करता है, उसके बारे में जो study करती है biology, उस branch को हम नाम देते हैं ecology. So how we will define it? Ecology is the branch of biology. Ecology is the branch of biology that deals with interaction between the organisms. organisms का आपस में interaction and to their surrounding. organisms आपस में किस तरीके से interact करते हैं और वो अपने surrounding के साथ में किस तरीके से interact करते हैं, उसके बारे में जो ब्रांच स्टडी करती है that is known as ecology. ठीक है, मेनली organism है वो environment के डिफरेंट कंपोनेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं. अगर हम एनवायरमेंटल कंपोनेंट की बात करते हैं तो आपको पता है एनवायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरमेंट में हाइड्रोस्फेयर होता है एंड एनवायरमेंट में लिथोस्फेयर होता है. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ये मेनली 3 कंपोनेंट एनवायरनमेंट के. एटमॉस्फेयर क्या होता है? जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं. हाइड्रोस्फेयर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें वाटर प्रेजेंट है, वो सब कंपोनेंट. एंड लिथोस्फेयर हमारा मेनली किससे रिलेट करता है? रॉक से, माउंटेन से, सोयल से रिलेट करता है लिथोस्फेयर. इन सारे कंपोनेंट के साथ में एक ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसा इंटरेक्शन है और आपस में उनका कैसा इंटरेक्शन, उन सब के बारे में कौन स्टडी करता है? इकोलॉजी स्टडी करती है. अगर हम बात करते हैं इको की टर्म की, तो हु क्वाइंड द टर्म? इकोलॉजी की जो टर्म थी दैट वाज गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकल. एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हैकल. इन्होंने पहली बार इकोलॉजी की टर्म दी थी कब? 1869. 1869 में फर्स्ट टाइम द टर्म वाज गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकल. लेकिन इसकी टर्म का जो ऑथेंटिक यूज था 1855 के अंदर फर्स्ट ऑथेंटिक यूज वाज मेड बाय द रेटर. कई बार इसी को भी दे दिया जाता है नाम कि रेटर ने इसका फर्स्ट ऑथेंटिक यूज किया था इस टर्म का, दैट इज इकोलॉजी. ठीक है बेटे, नाउ वी विल डिस्कस हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ द इकोलॉजी. इकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच हैं उनके बारे में हम और डिस्कस करते हैं. तो बेटा मेनली इकोलॉजी की 2 ब्रांच हैं, ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी. इट मेनली हैज 2 ब्रांच, जिसमें से फर्स्ट वन इज ऑटो इकोलॉजी, या फिर ऑटो इकोलॉजी को हम स्पीसीज इकोलॉजी भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्पीसीज इकोलॉजी. और जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड ब्रांच है, उसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज नॉन एज सिन इकोलॉजी.
सेकेंड वन इज सीन इकोलॉजी। इनके बारे में हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से। अगर हम एक पॉपुलेशन या एक स्पीसीज का एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन देखें तो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब क्या होगा? द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन और वी कैन से ए स्पीसीज विद इट्स एनवायरनमेंट। एक स्पीसीज या एक पॉपुलेशन का अपने एनवायरनमेंट के साथ में कैसा इंटरेक्शन है, दैट इज नॉन एज इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी। और सिन इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक कम्युनिटी का, मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन सिर्फ एक पॉपुलेशन का है। सपोज करो मेरे को कि ह्यूमन बींग्स के पॉपुलेशन है, ह्यूमन बींग्स किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर डॉग किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज लेते हैं। लेकिन सिन इकोलॉजी एक लार्जर लेवल पे यूज की जाती है। इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ द कम्युनिटीज। बहुत सारी कम्युनिटीज का उनके एनवायरनमेंट के साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन है उसके बारे में जो स्टडी करती है, दैट इज नॉन एज सिन इकोलॉजी। तो आपको यहीं से बात क्लियरली पता चल रही है कि कौन सी ब्रांच लार्जर लेवल पे स्टडी करती है, सिन इकोलॉजी। मतलब ऑटो इकोलॉजी में हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज लेते हैं, लेकिन सिन इकोलॉजी में कम्युनिटी लेते हैं। बेटा कम्युनिटी में तो हो सकता है कि 2 स्पीसीज हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, कितनी भी स्पीसीज इस सिन इकोलॉजी के अंदर आ सकती है। तो ये बातें तो किसके बारे में थी? ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी के बारे में थी। अब मेनली हम जो आज की वीडियो में स्टडी करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, वो किसके बारे में स्टडी करेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोलॉजी, लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेनली हम लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने 11th में भी स्टडी किया होगा कि 11th में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जब हम डील करते हैं तो क्या होता है, सबसे स्मॉलर लेवल पे सेल्स आते हैं। ऐसे सेल के ग्रुप को हम टिश्यू नाम देते हैं। फर्दर टिश्यूज हैं, सिमिलर टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि स्मॉलर कंपोनेंट क्या होते हैं बेटा? स्मॉलर कंपोनेंट जो आपस में कंबाइन करके फर्दर एक लार्जर कंपोनेंट की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे हम इकोलॉजिकल लेवल पे भी स्टडी करेंगे कि इकोलॉजी के अंदर सबसे स्मॉलर कंपोनेंट कौन होता है, उससे मिलके क्या बने, देन उसके बाद क्या बने। इस तरीके से एक हायरार्कियल सिस्टम होता है। 1 by 1 हम इस हायरार्कियल सिस्टम को स्टडी करते हैं बेटा। ओके, तो बेटे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम जनरली ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्मॉलर कंपोनेंट है, द स्मॉलर कंपोनेंट अरेंज एंड coordinate themselves into larger component। अपने आप को लार्जर कंपोनेंट के अंदर अरेंज कर लेते हैं इन ए हायरार्कियल मैनर। हायरार्कियल मैनर का मतलब क्या होता है बेटा? कि स्मॉलर से लार्जर, लार्जर से फिर फर्दर लार्जर बनते चले जाएं इन ए हायरार्कियल मैनर, जिसके अंदर बेटा ये जो स्मॉलर कंपोनेंट है ये एक लार्जर कंपोनेंट का भी एक पार्ट बने। ठीक है, अगर हम इसमें इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे स्मॉलर कंपोनेंट है वो इंडिविजुअल होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि ऐसे ही हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द लेवल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स टू द ऑर्गेनिजमिक लेवल इज नॉन एज बायोलॉजिकल हायरार्की। अगर मैं आपको बायोलॉजिकल हायरार्की के बारे में बताऊं तो बायोलॉजिकल हायरार्की का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल हायरार्की के अंदर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम लेवल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कि बायोमोलिक्यूल से लेके एक ऑर्गेनिज्म तक बनना, उसमें किस तरीके से ये सारे के सारे सब्सटेंस अपने आप को अरेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल हायरार्कियल सिस्टम। ठीक है,
इकोलॉजिकल हायरार्कियल सिस्टम, देखो बायोलॉजिकल हायरार्कियल सिस्टम में सबसे पहले बायोमोलिक्यूल से बनी सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम, और इसी तरीके के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। गॉट इट? ऐसे ही मैं आपको इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में बात, तो उसमें भी अलग अलग टाइप की हम पढ़ेंगे। देखो हायरार्की की अगर हम बात करते हैं तो हायरार्कियल लेवल के ऊपर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई, कि ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे बात करते हैं तो हाउ डज ए बर्ड सिंग एंड व्हाई डज ए बर्ड सिंग। अगर बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स किस तरीके से सिंग करते हैं एंड क्यों सिंग करते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स में आपको पता होना चाहिए सायरिंग्स होता है जो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, और उसके थ्रू तो आवाज़ निकलती है जिसकी वजह से वो सिंग करता है एक पर्टिकुलर फेवरेबल सीजन में। और क्यों करता है? ताकि वो अपने अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर सके ड्यूरिंग इट्स कॉपुलेशन पीरियड। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं, वो रात में ही क्यों ब्लूम करते हैं, फ्लावर्स के ब्लूमिंग के पीछे रीजन क्या होता है। ऐसे ही हाउ डज वी नो विच टाइप ऑफ द फ्लावर प्रोसेस नेक्टर, कि बीज को कैसे पता चलता है कि कौन से फ्लावर में नेक्टर होता है कौन से फ्लावर में नहीं होता, किस तरीके से वो चीज़ों को स्मेल करते हैं। ठीक है, वाई डज ए कैक्टस पोसेस सो मेनी स्पाइंस, कि कैक्टस के अंदर इतने सारे स्पाइंस क्यों होते हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी इकोलॉजी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि वो कैसे बने और वो क्यों बने। ठीक है ना, तो हर एक के पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न है। हम जैसे जैसे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को स्टडी करेंगे तो उसमें हमें पता चलता चला जाएगा कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर के रिस्पॉन्स में बॉडी में किस तरीके के चेंजेस आते हैं जिनको हम एडेप्टेशन कहते हैं। वो अभी हम इस चैप्टर के अंदर आगे डील करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे स्मॉलर सब यूनिट होगी दैट इज इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल कंबाइन करके क्या बना देते हैं, एक लार्जर लेवल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से ऐसे डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन है वो कंबाइन करके क्या बनाती है बेटा, कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी की फॉर्मेशन करेंगी। ऐसे ही डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी अलोंग विद देयर फिजिकल एटमॉस्फेयर दे विल काज फॉर्मेशन ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक लार्ज स्केल के एरिया पे क्या बनाएंगे, लैंडस्केप। लैंडस्केप के फर्दर जो लार्जर कंपोनेंट आएगा दैट इज नॉन एज बायोम्स, एंड बायोम्स के बाद फर्दर लार्जर लेवल पे हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, ठीक है। These are the different component of the ecological organization. So now let's start from the individual. Individual क्या होता है बेटा, एक distinct living entity होती है, एक distinct package होता है which carry out all the life process in its body. एक ऐसी living entity कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम, it is a distinct living entity that carry out all the life process in its body, कि जिसके अंदर जिसकी बॉडी में सारी की सारी लाइफ प्रोसेस हैं वो कैरी आउट की जाती हैं, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर सच इंडिविजुअल। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मेरी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, और इसमें सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सारी की सारी चीज़ हम सब की बॉडी के अंदर हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी बॉडी में जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं वो
दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिलेट करती है। हम सब का अपनी अपनी फिजियोलॉजी है, हम सब की अपनी अपनी अनाटमी है, अपनी अपनी मॉर्फोलॉजी है, हम आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। वो बात अलग है कि हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में, ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ प्रोसेस है वो दूसरों के साथ में कनेक्टेड है। तो एक ऐसा लिविंग थिंग, एक ऐसी लिविंग एंटिटी एनवायरनमेंट के अंदर जिसकी बॉडी के अंदर सारी की सारी लाइफ प्रोसेस होती है, एंड दैट इज ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम अदर सच ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम अदर सच ऑर्गेनिज्म, और वो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म से सेपरेटेड भी रहता है। ये बातें आती है बेटा इंडिविजुअल के बारे में। सेकेंड थिंग, इंडिविजुअल इज द बेसिक यूनिट ऑफ, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्किकल सिस्टम। इकोलॉजिकल हायरार्किकल सिस्टम की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? इंडिविजुअल है। ठीक है बेटा, ये इंडिविजुअल है, इट कैन एक्सचेंज द मटेरियल विद इट्स एंड एनवायरनमेंट, अपने और एनवायरनमेंट के साथ में ये इंटरेक्ट भी करता है, मटेरियल को एक्सचेंज भी करता है। सोचोगे मैडम कौन सा मटेरियल एक्सचेंज हो गया? हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, एनवायरनमेंट से हम वाटर को भी लेते हैं, एनवायरनमेंट में प्लांट होते हैं, प्लांट से हम फूड को भी लेते हैं। तो इस तरीके से हम सारे की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। जो इंडिविजुअल होते हैं दैट इज ऑल्सो कैपेबल टू ट्रांसमिट द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिट द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो उसके पास जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसको भी ये नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट करने के लिए भी कैपेबल होता है, जो कि हमारे इकोलॉजिकल हायरार्किकल सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट कंस्टिट्यूट करेगा। वो कौन होता है बेटा? इंडिविजुअल। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया पे रहते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? पॉपुलेशन। ठीक है, और डिफरेंट पॉपुलेशन, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, वो क्या कहलाती है? लोकल पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? व्हाट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ द सिमिलर इंडिविजुअल। कैसे डिफाइन करेंगे? पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल living in a particular geographical area, जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं, उसके ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? पॉपुलेशन। सपोज करो कि हम सब एक जगह पे रह रहे हैं, कुछ लोग नारनौल में रह रहे हैं, कुछ लोग महेंद्रगढ़ में, कुछ भिवानी में। तो भिवानी की पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की कौन सी हुई? जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहती है। सपोज करो हम ये कहते हैं वहाँ पे 2000 इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो वहाँ की ये पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अब बात क्या आती है बेटा कि द डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ नारनौल की पॉपुलेशन, यहाँ पे महेंद्रगढ़ की पॉपुलेशन, ये रेवाड़ी की पॉपुलेशन, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया की क्या कहलाती है? लोकल पॉपुलेशन। ठीक है ना। सेम इंडिविजुअल की अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो क्या कहलाती है? इज कॉल्ड लोकल पॉपुलेशन और डीम्स। ठीक है, लिखेंगे द डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट population of same individual in different geographical area is called local population. उसको हम क्या नाम देंगे? is called local population which is also known as deme, जिसको हम क्या नाम भी देते हैं बेटा? डीम। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपसे कई बार एक नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज डीम, तो आप क्या कहेंगे? द लोकल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया जो सेम इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है। भाई ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन इन हरियाणा, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र, ये आपस में एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? लोकल पॉपुलेशन कहलाएंगी, डीम कहलाएंगी। ठीक है, और जो लोकल पॉपुलेशन है वो अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए बेटा क्या रहती है? एडेप्टेड रहती है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को, उसको हम कहते हैं इको टाइप।
इको टाइप। अब मैं ये कहती हूँ कि भाई लोकल पॉपुलेशन ऑफ केरला, वहाँ के लोग वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जो हाई माउंटेन एरिया के जो लोग हैं वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। अगर हम जाते हैं हाई माउंटेन्स पे तो हमें अल्टीट्यूड सिकनेस होती है, वोमिटिंग होना, नोजिया होना, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं अडेप्ट कर पाती हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन का प्रेशर वो डिक्रीज होता चला जाता है और उस वजह से हमें दूसरे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं उनके अंदर ये सब सिम्टम्स नहीं आते हैं क्योंकि वे अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट कर लेते हैं। तो हर जगह के लोग, हर जगह की पॉपुलेशन, हर जगह के ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। दैट इज नोन एज इको टाइप। तो इको टाइप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए लोकल पॉपुलेशन अडेप्टेड जेनेटिकली, ए लोकल पॉपुलेशन अडेप्टेड जेनेटिकली टू इट्स एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को एक लोकल पॉपुलेशन है वो जेनेटिकली अडेप्टेड रहती है, उसको हम क्या नाम देंगे? इको टाइप। ठीक है बेटा। और एक ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बहुत सारे इको टाइप हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं ये कहती हूँ कि ह्यूमन बींग्स हैं वो थ्रू आउट वर्ल्ड एक जैसे नहीं मिलते हैं। साउथ इंडीज अफ्रीका के ह्यूमन बींग्स अलग मिलेंगे, ब्रिटेन के ह्यूमन बींग्स अलग मिलते हैं, इंडिया के अलग मिलते हैं, अमेरिका के अलग मिलते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल का एक ही जैसा इको टाइप मिलेगा। इको टाइप कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेम इंडिविजुअल, दैट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। वो और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। इसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे थर्ड